everyone and welcome to my channel. Myself CA Aditi Sehgal and this is of course part 2 of the lecture on journal entries. पार्ट 1 में हमने व्हाट व्हेन एंड हाउ डिस्कस किया था. ये है पार्ट 2, एक बिलान ऊपर एक लेवल एडवांस्ड. इसमें हम कवर करेंगे कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स एंड सम एडजस्टमेंट एंट्रीज. सो इफ यू आर हेयर फॉर बेसिक प्लस एडवांस्ड नॉलेज ऑफ जर्नल एंट्रीज, दिस लेक्चर इज फॉर यू. आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर फटाफट देख सकते हैं, बट आप पार्ट 2 से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है. स्टिक टिल द वेरी एंड. And some important announcements before starting the video. We are on Instagram, Learn Commerce with CA Aditi नाम से ही हमारा चैनल है. वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आप मुझसे करियर रिलेटेड गाइडेंस DMs में पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. I'll try my level best to help you out. वहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती हूँ, कभी कभार थोड़ा सा मीम्स भी पोस्ट कर देती हूँ. सो यू नो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है. सो फॉलो मी देयर एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. ना ही ये मुझे प्रोत्साहित करेगा सिर्फ, पर ये यूट्यूब एल्गोरिदम पे मेरी वीडियो को ऊपर भी पुश करेगा ताकि मैं राइट ऑडियंस से कनेक्ट हो पाऊँ. सो मेक श्योर यू हेल्प मी आउट बाय commenting down below, liking the video, subscribing to the channel and sharing it with your friends. All right, so without further ado, let's get started with the lecture. ओके, सो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ जर्नल एंट्रीज. ठीक है, मतलब जर्नल एंट्रीज क्या हैं, ठीक है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. ठीक है, अब पार्ट 2 में हम चलेंगे एक पिलान ऊपर एक लेवल एडवांस. यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट एंट्रीज और कुछ कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में है वो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ परचेज रिटर्न एंड व्हाट इज़ सेल्स रिटर्न. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम गुड्स में बेसिकली जब हम डील कर रहे होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, आइटम्स मेंट फॉर रीसेल या फिर जिसको हम मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं. ठीक है, जब हम उनमें डील कर रहे होते हैं, उनको खरीदते हैं अगर, तो उसको हम डालते हैं परचेजेस अकाउंट में, और जब हम उसको बेचते हैं तो उसको हम डालते हैं सेल्स अकाउंट में. परचेजेस हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, हेंस दे आर डेबिटेड. सेल्स हमारी इनकम होती है, हेंस इट इज़ क्रेडिटेड. राइट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपने मोहित से परचेजेस की, ठीक है, और मोहित ने मतलब सपोज आपने 10,000 की परचेजेस की थी और 1,000 के गुड्स उसमें से डिफेक्टिव निकले. ओ माय गॉड, मोहित ने खराब सामान हमें बेच दिया. तो हम क्या करें, इसका अचार तो डालेंगे नहीं, अचार तो डालना नहीं है, हम तो उसको वापस करेंगे, है ना. तो अब हमारे पास आ गया है डिफेक्टिव सामान. हमने बोला मोहित, ये हम सामान तुझे वापस करेंगे. मोहित ने बोला अच्छा ठीक है, हाँ मुझे वापस कर दो, कोई बात नहीं. तो अब आपको क्या लग रहा है, खरीदते टाइम अगर हम परचेजेस डेबिट करते हैं तो क्या सामान वापस करते टाइम हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे? देखते हैं. वैसे ही आपने किसी को सामान सेल किया, ठीक है, आपने सपोज सोहन को 5,000 के गुड्स सेल किए. ठीक है, अगले दिन सोहन का फ़ोन आता है, आप बहुत मज़े से आइसक्रीम खा रहे हो और सोहन का फ़ोन आता है, भाई साहब आपने क्या किया, आपने हमें डिफेक्टिव गुड्स क्यों भेजे, हमारे 500 के गुड्स हैं जो एकदम ही डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं. तो आपने बोला हैं ऐसा हो गया. सोहन ने बोला मुझे नहीं पता, आप ये 500 के गुड्स वापस लो, मैं आपको सेल्स रिटर्न करूँगा. मैंने सोचा अच्छा, मेरा ध्यान इमीडिएटली गया कि भैया इसकी मैं अकाउंटिंग कैसे करूँगी. अब कायदे से अगर मैंने सेल्स करते टाइम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो क्या सेल्स वाली सामान वापस आते टाइम मुझे बेसिकली एंट्री रिवर्स करनी है, तो क्या मैं सेल्स को डेबिट करूंगी? दोनों सवालों का जवाब है बिल्कुल नहीं. परचेजेस के केस में जब आपके पास परचेज किया हुआ सामान आप किसी को वापस कर रहे हो, तो एक स्पेशल अकाउंट यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न. जी हाँ, हम ऐसे ऐरे गहरे नहीं हैं कि हम बस एक ही अकाउंट यूज़ करे जाएं, उसी को डेबिट उसी को क्रेडिट, ऐसे ही सेल्स को उसी को डेबिट उसी को क्रेडिट, ऐसा हम नहीं करेंगे. हम स्पेशलाइज्ड लोग हैं, हमारे पास हर चीज़ का स्पेशलाइज्ड अकाउंट है. ठीक है, तो परचेजेस के लिए हमारे गुड्स खरीदने के लिए हमारे पास परचेजेस अकाउंट है और गुड्स रिटर्न करने के लिए हमारे पास परचेज रिटर्न अकाउंट है. वैसे ही सेल्स करने के लिए हमारे पास सेल्स अकाउंट है, और जब हमें कोई हमारा ही बेचा हुआ सामान वापस कर रहा है तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट्स का जो है इस्तेमाल करेंगे. तो अगर परचेजेस को हम डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न बेसिकली उसका उल्टा है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा.
वैसे ही सेल्स को अगर हम क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न उसका उल्टा है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। जब हम परचेजेस करते हैं किसी से, मैंने अगर क्रेडिट परचेजेस की हैं, मतलब उधार पे पैसा लिया है, तो मैं बेसिकली जैसे सपोज यहाँ पे मैंने मोहित से पैसा लिया, मोहित से परचेजेस की थी, ठीक है, तो एंट्री क्या डलेगी परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित, ठीक है। फॉर्मेट को अभी थोड़ा सा साइड पे रखो, ठीक है। ये 10,000 की मैंने परचेज की थी मोहित से, ये मैंने डाली एंट्री, तो यहाँ देखो मैंने मोहित को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जिन लोगों को हमें, मतलब जो हमसे पैसा लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ मोहित है, मोहित का हमसे पैसा लेना बनता है, वी ओ हिम मनी, वी ओ हिम मनी, ठीक है। तो मोहित हमसे पैसा लेगा, तो मोहित हमारा क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिट में खड़ा है। क्रेडिट मतलब हमारी लाइबिलिटी में खड़ा है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, जिनको हमें पे करना होता है पैसा, जैसे मोहित को हमें पे करना है इन परचेजेस के बदले, ठीक है। तो ये खड़ा है हमारा क्रेडिटर। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, बेसिकली हम अगर बोलें कि 1,000 का सामान हमने वापस कर दिया, तो टेक्निकली जब एंड में मोहित को पे करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, भाई 10,000 का खरीदा था, 1,000 का तो हमने वापस कर दिया था, तो बचा कितना पैसा, 9,000 देने वाला, 9,000 बच गया देने वाला, ये हम तेरे को दे देंगे। पर अगर आप बुक्स में देखो तो मोहित तो 10,000 पे ही खड़ा है, तो ये 1,000 की एंट्री हमें कुछ ऐसे पास करनी पड़ेगी कि भाई मोहित जो है वो 10,000 से 9,000 पे आ जाए। तो मोहित अभी क्रेडिट पे 10,000 में खड़ा है, हमें 9,000 पे लेके आना है, तो 1,000 से हम मोहित को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मोहित अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला था, परचेज रिटर्न यूज होता है जब हम सामान वापस करते हैं, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट के साथ, जितना अमाउंट था। तो अब मोहित का नेट बैलेंस क्या हो गया, 10,000 का क्रेडिट है, 1,000 का डेबिट है, नेट क्या हो गया, 9,000, हमें भी 9,000 पे पहुंचाना था, ठीक है। और परचेज रिटर्न अकाउंट भी यूज हो गया। अगर मैं फाइनल प्रेजेंटेशन की बात करूँ ना, फाइनली ये अकाउंट कैसे दिखाया जाता है, तो ये अकाउंट जो है आपका दिखाया जाता है जब आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, तो ये अकाउंट परचेजेस में से माइनस करके ही दिखाया जाता है, परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको आगे वाले लेक्चर्स में मिलेगी, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न, और नेट फिगर दिखाई जाती है एज परचेजेस साल के एंड में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सेल्स रिटर्न की बात करूं तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेडीबी पार्टी हमें रिटर्न कर रही है। जैसे क्रेडिटर होता है ना, वैसे ही डेटर क्या होता है, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। हम भी उधारी पे सामान बेच सकते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि हमें भी किसी से पैसे वसूलने हो, तो जिनसे हमें पैसे वसूलने होते हैं उनको हम कहते हैं डेटर्स। इनका होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो जब वो हमें सामान वापस करते हैं, सपोज किसी को हमने 10,000 का सामान बेचा था, 10,000 का सामान बेचा था, ठीक है, तो वो 10,000 से हमारे बुक्स में जो है एज अ डेटर दिख रहा होगा, डेबिट हुआ होगा उसका 10,000 का। अगर उसने 1,000 का सामान हमें वापस कर दिया, तो दैट मीन्स अब वो सिर्फ 9,000 का ही डेटर रह गया। 1,000 का तो उसने सामान वापस कर दिया, ठीक है। तो 10,000 को 9,000 तक पहुंचाने के लिए हमें 1,000 क्या है, क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टी को 1,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या डालते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है। और सेल्स रिटर्न भी फाइनली कैसे दिखाई जाती है, सेल्स में से माइनस करके, ट्रेडिंग पीएनएल में सेल्स में से माइनस करके दिखाई जाती है, और नेट अमाउंट जो है वो बाहर दिखाया जाता है, ठीक है। अगला जो मैं कॉन्सेप्ट है वो है डिस्काउंट वर्सेस रिबेट, ठीक है, डिस्काउंट वर्सेस रिबेट। अब सबसे पहले तो दिस इज़ नॉट रिपब्लिक डे वाला डिस्काउंट जो अमेजोन देता है या वो सब, ठीक है। आप बिजनेस हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, राइट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट वर्सेस रिबेट। सबसे पहले आते हैं डिस्काउंट पे। दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, वो डिस्काउंट जो हम सामने वाली पार्टी को देते हैं ताकि वो हमसे ज़्यादा क्वांटिटीज में सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। हम उसको बोलते हैं कि भाई अगर तूने हमसे 10,000 का सामान खरीद लिया ना,
तो हम 10,000 का सामान तुझे 9,000 में दे देंगे। सब्जी वाले नहीं बोलते 1 किलो का 20 रुपये और 2 किलो जो है हम आपको 35 रुपये में दे देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्यों बोलते हैं? ताकि हम ज़्यादा सामान खरीदें उनसे, एक ही बारी में ज़्यादा सामान चक लें, ठीक है। तो जब हम एक ही बारी में ज़्यादा सामान चकते हैं तो सामने वाला हमें रिवॉर्ड करता है विद ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये बड़ा कमाल का डिस्काउंट है, बड़ा कमाल का डिस्काउंट है, क्योंकि ये है छुप छुप के। छुप छुप के क्यों? गुनाह है देना? नहीं, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है देना। फिर छुप छुप के क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ना बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कहीं दिखेगा ही नहीं आपको। होता क्या है, लिस्ट प्राइस होता है जिस पे आपने प्राइस लिस्ट, जो आपने प्राइस लिस्ट किया है एक पर्टिकुलर चीज का, उसमें से आप माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और निकल के आता है सेल प्राइस या सेल वैल्यू। जो आप सेल्स या परचेजेस दिखाते हैं ना जिस पे आपको डिस्काउंट मिलता है, वो इस वाले प्राइस पे आप दिखाते हैं, ना कि इस वाले प्राइस पे। इस वाले प्राइस पे दिखाते हैं, दैट मीन्स कि ट्रेड डिस्काउंट भैया इस हमारे सेल और परचेजेस के वजूद में आने से पहले ही छुप छुप के हो गया, छुप छुप के हो गया। इसका बुक्स में आपको कहीं नामो निशान ही नहीं मिलेगा। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वाला जो अमाउंट आता है, मतलब लिस्ट प्राइस में से माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके जो अमाउंट आता है, उससे हम सेल्स या परचेज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं पास होती बुक्स में। बट हाँ, अगर आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा, इतने का सामान था, 10,000 का सामान था, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा, ठीक है, तो परचेजेस की एंट्री या सेल्स की एंट्री डालो। तो आपको एंट्री क्या है, नेट वाले अमाउंट पे डालनी है, 10,000 माइनस 10% पे डालनी है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी का। फिर आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, नाम में ही कैश है, कैश की ही ऐश है, ठीक है। तो जब कोई आपको सामने से देगा कैश, जब कोई आपको सामने से देगा कैश, तो उसे आप कराओगे ऐश, और उस ऐश को आप क्या बोलोगे, कैश डिस्काउंट। कि भैया तू हमें 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे, 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे और हमसे एडिशनल 2% डिस्काउंट ले जा। कि ऐसे तो जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ 10,000 के गुड्स थे, 10% का डिस्काउंट, तो 9,000 के बन गए, 9,000 के बन गए। मैं बोलूँ कि भाई अगर तूने 15 दिन में पेमेंट कर दी ना, तो तुझे 2% का हम और छूट दे देंगे, 180 रुपये और तू कम दियो, ठीक है, और तू हमें कम दे दियो, तू हमें 8820 रुपीज़ ही दियो फाइनल, 180 रुपये की ऐश कर। क्यों? क्योंकि तू हमें जल्दी कैश दे रहा है। This is cash discount. Now this is recorded in books of accounts. This is recorded in books of accounts and this is recorded at the time of receiving or giving payment. Basically trade discount और cash discount आपको purchases और sales दोनों पे मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी से सामान खरीद रहे हो और उसने आपको पहले नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दिया और फिर बोला कि भाई अगर आप हमें 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 2% एडिशनल डिस्काउंट। या हो सकता है आप किसी को बेच रहे हो और इन टर्म्स पे बेच रहे हो, ठीक है। तो दिस कैन बी ईदर डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। सो व्हेन दिस इज डिस्काउंट अलाउड, ये है हमारा खर्चा, एंड व्हेन दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है हमारी इनकम। ये पेमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड होता है। मतलब कि जैसे सपोज हमारा था कि हमने परचेजेस की थी मोहित से, ठीक है, 10,000 की, तो हमने मोहित को कितना, 10,000 वापस करना था, ठीक है। तो अब जब देने की बारी आई तो मोहित को हम डेबिट करेंगे, मोहित अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है, टू बैंक। अब हम इसको वेल विद इन टाइम पे कर रहे हैं, वेल विद इन टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि आपको 2% का डिस्काउंट, हाइपोथेटिकल है, कोई भी कुछ भी हो सकता है डिस्काउंट का अमाउंट, वो बोले 2% का हम आपको एडिशनल डिस्काउंट देते हैं जस्ट बिकॉज आप हमें टाइम पे कर रहे हैं। तो मुझे जहां उसको 10,000 देने थे, अब मैं 2% कम दूंगी, 2% कम दूंगी, तो ये क्या होगी हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारी क्या हो गई इनकम, एंड इनकम इज क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहित टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट
द रिसीवर, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है, पर पैसा 10,000 नहीं जा रहा, उसने तो बोला 2% कम दो, तो पैसा कितना जा रहा है 9800। और ये जो 200 रुपए की हमें इनकम हुई है, इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है जो क्रेडिट हो गई है, और ये दिखाई जाती है पीएनएल की क्रेडिट साइड में, पीएनएल की क्रेडिट साइड में, ठीक है। वैसे ही अगर डिस्काउंट अलाउड की मैं बात करूं, अगर हमने किसी को सेल करी है, सपोज हमने मोहित के भाई सोहित को सेल करी है, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सोहित हमारा डेटर है, सोहित टू सेल, सोहित से हमें पैसा लेना है, सपोज 10,000 की ही, ठीक है। अब पैसा लेने की बारी आएगी तो डेबिट द रिसीवर, बैंक हमारा रिसीवर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। पर हमने सोहित को बोला था कि सोहित अगर तू हमें 15 दिन के अंदर पैसे दे देगा तो वही 2% हम तुझे और डिस्काउंट दे देंगे, तो बैंक में एक्चुअली हमें पूरे 10,000 नहीं आएंगे, पूरे 10,000 नहीं आएंगे, बैंक में हमें 2% कम आएगा, तो बैंक में हमें आएगा सिर्फ 9800। पर हमने सोहित को बोला था कि तुझे पे ही इतने करने और हम समझेंगे कि सब सेटल हो गया, दैट मीन्स सोहित तो खत्म हो गया, जो 10,000 उसका खड़ा था वो 10,000 का 10,000 खत्म हो गया। बट ये तो डिफरेंस है बीच में, और ये डिफरेंस ही क्या है, ये डिफरेंस है डिस्काउंट अलाउड का, और ये कितना है 200 रुपया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और ये दिखाया जाता है पीएनएल की डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। ये है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, और जब रिकॉर्ड किया जाता है कैश डिस्काउंट, दैट इज एट द टाइम ऑफ गिविंग और रिसीविंग द पेमेंट, एज डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। फिर आता है रिबेट। रिबेट मतलब होता है रिडक्शन इन सेल्स वैल्यू या परचेज वैल्यू फॉर एनी अदर रीजन अदर देन, जो कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट के रीजन है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से, कैश डिस्काउंट मिलता है प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से, उसके अलावा जो भी रीज़न है जिसकी वजह से हम सेल्स या परचेज वैल्यू को कम करते हैं, उसे हम कहते हैं रिबेट। उसका वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि भैया पुअर क्वालिटी है, सपोज सामने वाले बंदे ने हमें कम गंदी क्वांटिटी या मतलब पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए थे, और उसने बोला ठीक है ये आप इसके लिए हमें 10,000 नहीं, आप हमें सिर्फ 7,000 पे कर देना, 3,000 की रिबेट ले लो, 3,000 की रिबेट ले लो, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो रिबेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिबेट रिसीव्ड या रिबेट अलाउड। रिबेट अलाउड हमारा क्या है, खर्चा है एक तरह से, रिबेट रिसीव्ड क्या है, हमारी इनकम है एक तरह से, ठीक है। तो एंट्री क्या डल जाती है, रिबेट अलाउड टू जेडीबी पार्टी थी, ठीक है, या फिर पार्टी अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। ये होगा सेल्स के टाइम पे, ये होगा परचेजेस के टाइम पे, ठीक है। इसको दिखाया कैसे जाता है, रिबेट अलाउड इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सेल्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, और रिबेट रिसीव्ड इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट में। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और गिविंग द पेमेंट, और वो पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। रिबेट एनी अदर रीजन अदर दैन ट्रेड एंड कैश, ठीक है, और उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एज अ डिडक्शन फ्रॉम सेल्स वैल्यू या परचेज वैल्यू इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और ये हम कर चुके हैं कवर। उसके बाद आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया डेटर क्या होता है, जिससे हमें पैसा वसूलना होता है,
ठीक है, जिससे हमें पैसा वसूलना होता है। सपोज मैंने सोहित को 10,000 का सामान बेचा, मैंने मोहित को 5,000 का बेचा, मैंने कृतिका को 6,000 का बेचा, मैंने रोनित को 10,000 का बेचा, ठीक है। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ बंदे बैड हों, गंदे हों। क्यों हो गंदे? क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं दे रहे। अच्छे कौन? जो हमारा पैसा देंगे। बैड कौन? जो हमारा पैसा नहीं देंगे। और अगर वो हमारा पैसा नहीं देंगे, बैड बॉय, तो बैड डेट्स, ही इज अ बैड गाय। टाना बिली आइलिश नहीं, सॉरी, बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स मतलब गंदे डेटर, वो डेटर जो अपना पैसा नहीं चुका रहे। यार पैसा तो मिलना चाहिए था, नहीं चुका रहे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट डेबिट हो जाएगा। हमारा डेटर मतलब वो बंदे जिनसे हमें पैसा वसूलना है, ठीक है। अब हमें पता चल ही गया है, सपोज हमें 10,000 वसूलना है, ठीक है। उसमें से हमें अगर पता चल ही गया है कि 600 रुपया बैड डेट हो गया है, तो दैट मीन्स अब हमारे पास जो एक्चुअली में गुड डेटर्स, अच्छे डेटर्स जो बच गए हैं, वो कितने बच गए? सिर्फ 9400, है ना। दैट मीन्स अब डेटर्स की असली वैल्यू क्या है? 9400। तो अभी शो कितने हो रहे हैं बुक्स में? 10,000। तो हमें कोई ऐसी एंट्री पास करनी है कि भैया डेटर हट के 9400 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? डेटर को क्रेडिट कर देंगे बाय द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, और एंट्री क्या डल जाएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और ये बैड डेट क्या है? इट इज शोन एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमारा लॉस है, ठीक है। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और डेटर की वैल्यू भी ये कम कर देता है, बैड डेट्स टू डेटर। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब सपोज ये जो बैड गाय है, इसने वो गाना सुना, आई एम अ बैड गाय, आई एम अ बैड गाय, इसको लगा बुरा, ठीक है। इसने बोला अगले साल, यार नहीं, मैं ना ये पैसा वापस कर दूंगा। उसके अंदर की सद्बुद्धि जागी और उसने बोला कि मैंने जिसका जो पैसा मारा है मैं वो वापस कर दूंगा। पर हमने तो इसको राइट ऑफ कर दिया था, हमने तो इसको लॉस समझ के डेटर भी कम कर दिया, सब कम कर दिया। अब ये वसूलने वाला तो है नहीं, अभी अमाउंट बकाया तो नहीं रखा हमने, बट ये पैसा दे रहा है, ये पैसा दे रहा है। तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट द रिसीवर, या डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये है हमारा गेन। हमें लग नहीं रहा था ये होगा, पर ये हो गया। लग नहीं रहा था होगा, पर ये हो गया। ये हमारा गेन। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बैंक और कैश से हम डेबिट कर देंगे, और इसको हम दिखाएंगे इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L बिकॉज इट इज आवर गेन, ठीक है। ये हो गया बैड डेट्स रिकवर्ड। फिर आता है आपका चेक्स इन हैंड। अब कुछ एंट्रीज होती हैं जो आप बैंक से करते हो, कुछ एंट्रीज होती हैं आप जो आप कैश से करते हो। सपोज किसी ने आपको चेक दे दिया, ठीक है, और वो चेक अभी आपने जाकर डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, आपके हाथ में पड़ा है वो चेक, बस उसने ऐसे चेक ला के दे दिया, आप अपने हाथ में ऐसे लेके खड़े हो। इसकी मैं क्या एंट्री पास करूं? ये बैंक में पैसा आया अभी नहीं, हमने अभी डिपॉजिट किया ही नहीं बैंक में, तो बैंक में तो आया नहीं, ये तो मेरे हाथ में पड़ा है। क्या ये कैश है? नहीं, ये तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको मैं बैंक में जमा करूंगी तो बैंक में डायरेक्ट पैसा आएगा। तो एंट्री क्या डालेंगे हम? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन टू पार्टी अकाउंट, जिसने हमें वो चेक दिया, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। चेक्स इन हैंड account debit to party account. This is when check is received and it is not deposited in the bank in the same day. अगर on the same day ही क्वेश्चन बोले कि भैया उसने चेक दिया, और ऑन द सेम डे ही आप जाके बैंक में पहुंच गए वो चेक लेके कि भैया मुझे इसको एनकैश कराना है अभी के अभी, मेरे पास वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए, तो उस केस में एंट्री के भी वक्त ज़ाया मत करो, सीधी एंट्री डालो बैंक टू पार्टी, क्योंकि वो एक दिन में पैसा आ ही जाएगा। पर अगर आपने चेक ऐसे हाथ में ही रखा है, 2-3 दिन तक ऐसे ही देखी जा रहे हो उसको, आ गया, आने वाला आ गया, तो फिर पहली आप एंट्री डालोगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और दूसरी एंट्री डालोगे जब आप चेक को जमा करा के आओगे बैंक में, तो एंट्री डालोगे बैंक टू
चेक्स इन हैंड, कि ये चेक्स इन हैंड खत्म हो गया, अब पैसा बैंक में चला जाएगा। ठीक है। चेक डिसऑनर्ड, जब चेक आया था तो एंट्री क्या डाली थी? सपोज मैं बोलूं कि चेक इन हैंड और डिपॉजिटेड इन द सेम डे, तो एंट्री क्या डाली होगी? बैंक टू पाल्टे, केम पाल्टे। ठीक है, बैंक टू पाल्टी। ठीक है। अब चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब पता क्या होता है? आपने बैंक में चेक डाला ना, ठीक है, उसने क्या किया होगा, सामने वाले बंदे ने, चेक बेसिकली कैसे होता है, यहाँ पर नाम होता है किस बंदे के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट होता है और यहाँ पर बैंक अकाउंट होता है उस बंदे का जो बोल रहा है कि हाँ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के इसके अकाउंट में डाल दो कृपया। ठीक है। तो जो बंदा तुम्हें चेक इशू कर रहा है, हो सकता है उसके अकाउंट में पैसा ही ना हो, या हो सकता है उसने चेक में कुछ गलत कर दिया हो, कोई गलत चीज़ लिख दी हो, जिसकी वजह से बैंक वालों ने बोला ये एंटरटेन नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर मतलब वो चीज़ ऑनर नहीं हुई, मतलब उसने जो चेक दे के जो एक उसने साइन दिया था बैंक वालों को कि हाँ भैया ये मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के उनके अकाउंट में डाल दो, वो उसका जो प्रॉमिस है वो ऑनर नहीं हुआ, वो डिसऑनर हो गया। बैंक वालों ने बोला नहीं मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो इतने, हो सकता है उसने चेक गलत ड्रॉ कर दिया, हो सकता है उसने चेक में कोई गलत चीज़ लिख दी हो। तो जब चेक डिसऑनर होता है तो बेसिकली ये जो एंट्री हमने पास की है इसको उल्टाना पड़ता है। उल्टाना पड़ता है मतलब उल्टी एंट्री। तो पार्टी दोबारा से हमारी डेटर बन जाएगी और जहां हमने बैंक को डेबिट कर दिया था अमाउंट से, वहां हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू कैंसल आउट द इफेक्ट, और पार्टी वहीं खड़ी की खड़ी रह जाएगी। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड की एंट्री। अगला है गुड्स यूज्ड एज डोनेशन, सैंपल्स या पर्सनल यूज। ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस है, ठीक है, और आप जो बिजनेस के गुड्स हैं उसको आप या तो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप उसको एज अ सैंपल, वो होते नहीं है कभी आप अगर राशन की दुकान के बाहर ना वो ऐसे टेंट सा लगा के खड़े होते हैं, ऐसे यहाँ टेबल होता है, यहाँ अलग अलग जैसे आइसक्रीम के उन्होंने वो कप छोटे छोटे से कप रखे होते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं मैडम हमारे आइसक्रीम में नया फ्लेवर आया है तो आप प्लीज़ ट्राई करिए। और लोग भी फ्री की आइसक्रीम के चक्कर में है दनादन ट्राई कर रहे होते हैं, अरे ये भी दो ना, ये भी दो ना, ये भी दो ना, ठीक है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। तो एज अ सैम्पल जब वो आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम लोग इतने भुक्खड़ हो कि एक बार अगर तुम्हें वो पसंद आ गई तो अगली बार तुम जाओगे ही उस दुकान में वही फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाने के लिए, और उसको खाए बिना तुम्हें चैन नहीं आएगा। तो उनकी सेल जो है पक्की हो जाएगी अगर उन्हें तुम्हें उनका जो प्रोडक्ट है वो पसंद आ जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं गुड्स को एज सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है। दूसरा हो गया गिवन एज डोनेशन। हो सकता है कि आप अपने गुड्स को एज डोनेशन, एज चैरिटी बांट दें, गरीबों में बांट दें, आपका भी भला होगा, बिजनेस का भी भला होगा। या फिर हो सकता है आप पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करके चले जाएं, ड्राइंग्स करके चले जाएं। ड्राइंग्स क्या होता है? वो चीज़, वो पैसा या वो गुड्स जो हम बिजनेस से निकाल लेते हैं फॉर आर पर्सनल यूज़, फॉर आर पर्सनल यूज़, हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए। वो हम पैसा भी निकाल सकते हैं, पैसा निकालेंगे तो एंट्री क्या डल जाती है? ड्राइंग्स टू कैश, कैश कम हो रहा है बिजनेस का और हमारी ड्राइंग्स बढ़ रही है। विड्रॉ करना, ठीक है। अगर गुड्स इनमें से किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो रहे हैं तो याद रखना दिस इज़ नॉट सेल्स, दिस इज़ नॉट सेल्स। बेसिकली गुड्स कैसे बाहर जाते हैं बिजनेस से? जब हम उनको बेचते हैं, बट ये विदाउट सेल्स जो है गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो सेल्स को तो हम क्रेडिट नहीं कर सकते। तो हम कैसे दिखाएंगे कि हाँ गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं? सिंपल सी बात है, हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम डोनेशन के लिए दे रहे हैं तो एंट्री क्या डालेंगे? डोनेशन टू परचेजेस। परचेजेस ही कम कर दी हमने, क्योंकि सेल्स तो दिखा नहीं सकते, ठीक है। वैसे तो तरीका एक ही होता है गुड्स के बाहर निकलने का कि हमने उनको बेच दिया, पर यहाँ नहीं दिखा सकते।
सेल्स नहीं है तो हम परचेजेस से कम कर देंगे, डोनेशन टू परचेजेस, या फिर अगर एज सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो सेल्स प्रमोशन टू परचेजेस, या फिर अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ क्रेडिट जो है परचेजेस अकाउंट हो रहा है, परचेजेस अकाउंट हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया सेल्स, ये सेल्स नहीं है तो हम सेल्स को क्रेडिट नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम हमें गुड्स को कम भी करना है, बाहर भी निकालना है, परचेजेस में नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे? परचेजेस में से ही माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। अगली एंट्री आती है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये कमरा था, ठीक है, ये तुम्हारा सामान था और यहाँ आग लग रही है, ठीक है। तो ये जो आग लगी, ठीक है, ये जो आग लगी उससे हुआ तुम्हारा नुकसान, क्योंकि ये जो सामान था ये जल भुन गया, ये जल भुन गया, तो दैट मीन्स कम हो गया सामान। अगेन सेल्स तो नहीं है, ऑब्वियसली लॉस है ये तो पहली एंट्री क्या डलेगी? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट। जब वो सेल्स नहीं है पर हमें गुड्स कम करने हैं तो हम कैसे करते हैं? परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करके। अब सपोज आप बोलो हा 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 आग, द जोक इज ऑन यू, क्योंकि मैंने ली थी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब कंपनी आपको आके बोलती है कि भैया अब हर साल इतना इतना अमाउंट हमें दो, ठीक है। और इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपके वेयर हाउस में कभी आग लग गई, कभी आग लगे लग जावे, सब जल जावे, हम आपका लॉस आपको रिकवर करके देंगे। आप अपना स्टॉक हमारे साथ इंश्योर करा लीजिए, फिर आपको जो नुकसान होगा ऐसे सिचुएशंस में वो हम पूरा करके देंगे, आपको हम पूरा करके देंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? ये तो है सिंपल, अगर जो आपका नुकसान जो होना था वो हो गया तो ये होगा एंट्री, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम था और हमने कंपनी वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ क्लेम लॉन्च कर दिया, मतलब बेसिकली हमने बोला हाँ हमारा नुकसान हुआ है, हेल्प अस, तो एंट्री क्या डल जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये बेसिकली अब हमारी डेटर बन रही है, हमें इससे पैसा वसूलना है इंश्योरेंस कंपनी से, राइट, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। क्योंकि अब ये एक्चुअली में लॉस है नहीं, अगर हमें पूरा क्लेम मिल गया तो ये लॉस नहीं रहेगा, वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब सपोज हमें बैंक से पूरा का पूरा क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पूरा क्लेम हमें मिल जाता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। जो खड़ा था बैंक, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट जो खड़ा था उसके अगेंस्ट उसने हमें पैसा दे दिया, ठीक है। तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। और अगर मैं बोलूं कि उसने सिर्फ हमें जैसे सपोज 70% ऑफ अमाउंट ही दिया, 70% ऑफ अमाउंट हमें सिर्फ उसने उतना ही दिया और 30% हमारा फाइनल लॉस है जो आ रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या डल जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर बाय 70% ऑफ द अमाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यहाँ ब्रैकेट में हम लिखते हैं P&L अकाउंट, मतलब ये फाइनल है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है एज लॉस आफ्टर एवरी इंश्योरेंस थिंग, एवरीथिंग हैज बीन डन, और क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी बाय द टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम जो हमने लॉन्च किया था, ठीक है। अगर कोई क्लेम नहीं है, सीधी एंट्री लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस। अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमने इंश्योर कराया हुआ है स्टॉक और फिर हमने क्लेम लॉन्च किया, तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे ताकि वो हमारी डेटर बन जाए कि उससे हमें पैसे वसूलने हैं, ठीक है। और एंट्री डालेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कि अब ये लॉस ना रहा, इंश्योरेंस कंपनी हमें बचा सकती है। फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर टू इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देना था, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, ठीक है। और अगर हमें पार्शियल क्लेम रिसीव होता है
तो बैंक अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट रिसीव्ड, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फाइनल लॉस है भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। अब ये जो अमाउंट है ये P&L की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा एज लॉस। और 2 इंश्योरेंस कंपनी बाय द अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, अगला है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब क्या होता है ना, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ऐसा कोई भी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसको आप ऐसे मतलब आप मशीन को वहाँ पर ला के रख दो तो वो मशीन खुद से तो इंस्टॉल होगी नहीं, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, अपने सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो मशीन चलेगी। तो जब तक बेसिकली आप उस मशीन को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक उस मशीन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इट इज़ एज गुड एज एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पर जब तक वो काम में नहीं आ रही। तो दैट मीन्स कि जितना हमारे लिए वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इज़ एन एसेट, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा है, क्योंकि उसके बिना मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जहाँ मशीनरी का अमाउंट जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट, ठीक है, मशीनरी इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन पे खर्चा होता है ना उसको भी हम कैपिटलाइज करते हैं। दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं। अगर 1 लाख की मशीनरी है फॉर एग्जांपल और 20,000 का आपका इंस्टॉलेशन का चार्जेस हुआ है, तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी कंसिडर्ड एज 1,20,000 नॉट 1 लाख, क्योंकि इस 20,000 के बिना इस 1 लाख की कोई अहमियत ही नहीं है। वैसे ही अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो जितना भी सीमेंट, रेत, सरिया, पत्थर, इन सब के एक्सपेंसेस जो हैं वो तो कैपिटलाइज हो ही रहे हैं। वहीं आर्किटेक्ट का खर्चा, प्लानिंग का खर्चा, डिज़ाइनिंग का खर्चा, लेबर का खर्चा, लेबर के बिना तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, आर्किटेक्ट डिज़ाइन नहीं बनाएगा तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो ये सब भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना ये सामान। तो ये सारा भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो दैट मीन्स अगर इस सामान की वैल्यू 5 लाख है और लेबर की वैल्यू 2 लाख है तो बिल्डिंग की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, 7 लाख। एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली इनकर्ड in connection with fixed assets are also capitalized along with the value of asset। तो अगर मैं बोलूँ कि मशीनरी इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ है तो हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट नहीं करेंगे, हम मशीनरी अकाउंट ही डेबिट करेंगे टू बैंक, बिकॉज क्रेडिट द गिवर। और मशीनरी अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, क्योंकि हम इस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करना मतलब उसको फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड कर देना, कैपिटलाइज करना। ठीक है, ये आपको आगे चल के थोड़ा और समझ आएगा, आगे चल के थोड़ा और समझ आएगा कि बेसिकली इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझो सिर्फ, ठीक है, कि एक्सपेंसेस टू फैसिलिटेट द इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या बिल्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, मेकिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो जब एंट्री डालेंगे तो फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेंगे। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज का। एडजस्टमेंट एंट्रीज बड़ी ही धमाकेदार चीज़ है, धुआंधार चीज़ है। ठीक है, इसका जो वैसे तो जो इसका इफेक्ट है ना वो पता चलता है जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना। फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं, मतलब मैं बात कर रही हूँ ट्रेडिंग, मैं बात कर रही हूँ P&L, मैं बात कर रही हूँ बैलेंस शीट। जब हम ट्रायल बैलेंस से ये सब बनाते हैं ना, उस टाइम एडजस्टमेंट एंट्रीज का स्वाद आ जाता है, स्वाद आ जाता है लिटरली। पर मतलब ऐसा ऐसा तंग करती हैं ये एडजस्टमेंट एंट्रीज, दिमाग में इतना सर फिराती हैं हमारा। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि हाँ ये कोई चीज़ होती है, और क्योंकि इसमें जर्नल इन्वॉल्व है तो जर्नल में इसकी बात की जाएगी, इसके राज खोले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली एडजस्टमेंट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट एंट्री बेसिकली मैं क्या बोलूँ कि जैसे साल के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे
अभी पे नहीं करी, पे करनी है, ठीक है, या ज़्यादा पे कर दी, ठीक है, या क्या कहते हैं, कोई चीज़ हमें रिसीव होनी थी नहीं मिली, ठीक है, या कोई चीज़ हमें एडवांस में रिसीव हो गई, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम बोलते हैं कि भैया ये सिर्फ उस साल से पर्टेनिंग होगी, ये ट्रेडिंग और पीएनएल जो होगा ये सिर्फ उस साल के लिए होगा, उस साल के लिए होगा, फॉर द ईयर एंडेड होगा। दैट मीन्स जो भी इसमें ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी चीज़ें होंगी फॉर द ईयर होंगी, सिर्फ उसी साल के पर्टेनिंग होगी। तो अगर कोई चीज़ है जो हम उस साल में होनी चाहिए थी पर नहीं हुई तो उसको भी एडजस्ट किया जाएगा, कोई चीज़ है जो अगले साल की इसी साल मिल गई है उसको भी एडजस्ट किया जाएगा, सब कुछ एडजस्ट किया जाएगा, बराबर हिसाब लिया जाएगा। तो वो जब हिसाब लेते हैं उसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहली एडजस्टमेंट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। सब कर दिया आपने, सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक सब हो गया, आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो सामान जो आपका बच गया बिजनेस में। देखो कुछ आपका होगा सामान जो ऑलरेडी दिख रहा था, जो ऑलरेडी आपके पास था, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। कुछ होगा जो आपने किया होगा परचेज, ठीक है। फिर अगर आप रीसेल वाले बंदे हो, ट्रेडिंग करते हो कि मतलब सामान बेच के खरीदते हो, सॉरी सामान खरीद के बेचते हो, तो आप करोगे सेल, ठीक है, सेल्स करोगे कुछ सामान, और कुछ सामान होगा आपका जो बच जाएगा एज क्लोजिंग स्टॉक। सारा सामान जरूरी नहीं है ना बिक जाए, है ना, कुछ सामान होगा जो बच जाएगा, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स एट कॉस्ट, कितने का सामान बेचा, ठीक है, मतलब जैसे अगर आपका ओपनिंग स्टॉक था, आपके पास 10,000 का सामान पहले से पड़ा हुआ था, आपने 5,000 की परचेजेस की, ठीक है, और आपने 2,000 रुपए का सामान था जो आपने 3,000 में बेचा, ठीक है, पर कितने कॉस्ट कितनी थी उस सामान की, 2,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, कितना सामान रह गया अभी भी जिसको हम बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जो हमें सामान बनाने में हेल्प किए, डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली ही हेल्प किए सामान बनाने में, जैसे फैक्ट्री वर्कर के वेजेस हो गए, ठीक है, फैक्ट्री की ही पावर एक्सपेंसेस हो गई, ठीक है, मतलब जिसके बिना ये सामान बन ही नहीं सकता था, और इसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसको दिखाते कैसे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को बेसिकली हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, सेल्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करता है कि हाँ अभी ये सामान है जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा, अभी नहीं तो आने वाले सालों में। तो हमारा जीपी जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो इसकी वजह से बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, ठीक है। तो एंट्री क्या डल जाती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बेसिकली, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज के ना दो इफेक्ट होते हैं, हर एडजस्टमेंट एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक इफेक्ट इसका कहाँ चला गया, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट कहाँ है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है एज करंट एसेट, ठीक है। अगली एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब हुआ, आउटस्टैंडिंग ये वो अच्छा वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक खड़ा ही है एक्सपेंस अभी तक बकाया है पे करना, वो चीज़ जो अभी बकाया है पे करनी, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 11 महीने की सैलरी हमने पे कर दी, लास्ट मंथ की सैलरी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो उस केस में जब आपने सैलरी पे की होगी तब तक तो आपने एंट्री डाल दी सैलरी टू बैंक, ये आपने इंटू 11 टाइम्स कर दिया, ठीक है। पर ये जो लास्ट मंथ की सैलरी आपने नहीं पे की, इसकी एंट्री कहाँ डाली, सैलरी टू बैंक 11 बार तो यही दिख रहा है आपको। तो ये जो लास्ट मंथ की है सैलरी है तो ये इसी साल के लिए, एक साल में होते हैं 12 महीने, आप बोल रहे हो आपने 11 महीने की दी, लास्ट मंथ की आउटस्टैंडिंग है,
पर साल में तो होते हैं 12 महीने, तो टेक्निकली सैलरी है तो इसी साल की, है ना, तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए, पर ये पे तो करी नहीं, पे नहीं की तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक तो गिवर है ही नहीं क्योंकि पे ही नहीं करी, तो इसलिए एंट्री क्या डालते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये हमारी लायबिलिटी है, पे करना है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, दिस इज अ लायबिलिटी। तो एंट्री क्या डल गई, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक इफेक्ट इसका क्या हो गया कि हाँ इतना जो अमाउंट है वो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और पीएनएल की डेबिट साइड में चला जाएगा वो, ठीक है। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, सिर्फ ये वाला अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रहता है, ठीक है। और जो 12 महीने का पूरा एक्सपेंस होता है उसको हम पीएनएल की डेबिट साइड में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा होता है प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस में ही पे कर दिया। हम बोले हमें 10,000 पे करना था, हमने 12,000 पे कर दिया, जिसमें से 2,000 इज परटेनिंग टू नेक्स्ट ईयर, पर हमें तो जो हिसाब है, खाते हैं, वो तो इसी साल के बन रहे हैं, तो खाता तो हमें सिर्फ 10,000 का ही बनाना है, पर हमने एक्सपेंस जो है वो पे कर दिया है फॉर आगे आने वाला कुछ टाइम भी, आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए अभी से पे कर दिया। एक्सपेंस 10,000 का होना चाहिए था, हमने 12,000 का पे कर दिया, तो भाई ये जो एक्स्ट्रा 2,000 है इसको तो कम करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो सिर्फ इसी साल का बनेगा, राइट। तो अब इसको कम करने के लिए हम क्या एंट्री डालते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट by amount paid for next year in this year, क्योंकि इस साल में हम सिर्फ इसी साल का ब्यौरा लेंगे सारा, राइट। और ये जो चीज़ है सबसे पहले क्या होगा, इससे जो इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 का हमने एंट्री डाली हुई थी उसमें से 2,000 कम हो जाएंगे, ठीक है, तो एक्सपेंस एक तरह से कम हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट इन द एसेट साइड, इट इज़ आवर एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, ठीक है। इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले साल में मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है इसका, ठीक है। ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद आती है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है पर हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई, हमने अर्न कर ली है, हमारा हक भी है उसको रिसीव करने का, हमें बस अभी तक वो रिसीव नहीं हुई, इसी साल में अर्न की है हमने, पर रिसीव नहीं हुई तो बैंक टू इनकम वाली एंट्री कहीं आई नहीं होगी, पर हमें पता है कि ये इनकम रिसीव करने वाली तो है, तो साल के एंड में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। उससे क्या होगा, आपकी जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा बैंक में उसमें ऐड हो जाएगा ये वाला अमाउंट, ठीक है। और ये अक्रूड इनकम का सेकंड इफेक्ट, इट इज शोन इन द एसेट साइड इन बैलेंस शीट, ठीक है। साथ साथ में दो इफेक्ट भी पता चल रहे हैं, है ना। ये होगी अक्रूड इनकम। और एक होती है अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इस साल में अर्न नहीं करी हमने, इसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी, बस सामने वाले बंदे ने बोला अच्छा ठीक है यार तू एक काम, जैसे सपोज हमने 9,000 की ही उसको सर्विसेज दी, उसने हमें राउंड में पैसा दे दिया, उसने बोला ये यार तू 10,000 रख, हमने आगे आने वाले साल में भी तो तुझसे ही काम कराना है, तो 1,000 तब सेटल कर लियो, ठीक है। हो सकता है ऐसा, हमने सर्विसेज तो उसको 9,000 की ही दी हैं, सर्विसेज तो उसको 9,000 की ही दी हैं, तो टेक्निकली हमारी इनकम तो 9,000 की ही बननी चाहिए, पर उसने बैंक में हमें कितना दे दिया, बैंक टू इनकम कितना आ गया हमारे पास 10,000, पर इनकम को हमें कितने में लेके आना है 9,000 में, तो इनकम को हम कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट करते हैं अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उसको कर देते हैं हम क्रेडिट। इससे दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं, एक तो आपकी इनकम कम हो रही है पीएनएल में, ठीक है,
और दूसरा ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसको हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि बस ये पैसा पड़ा हुआ है जिसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज अभी देनी है। वी आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड दैट सर्विस इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये थी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर पार्ट 2 फॉर द लेक्चर ऑफ जर्नल एंट्रीज। इसमें हमने एडवांस लेवल कवर कर लिया है थोड़ा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको समझ नहीं आई हो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट के बारे में मैंने जो बताया, बट आई एम श्योर कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़े से आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं बट समझना ज़रूरी है, एक फाउंडेशन ले करनी ज़रूरी है। सो आई होप इट हेल्प्ड यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, and I'll see you guys in the next lecture. Stay safe, stay healthy. Bye bye.